एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अभिक्रिया जो हम 10 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे प्राप्त करेंगे ऐसे आपसे पूछा जाता है। और केवल उसमें ये भी बताया जाता है कि केवल आपको समीकरण ही लिखना होता है। ठीक है, केवल आपको रासायनिक समीकरण द्वारा ही इसको बताना होता है। और मैं वही क्वेश्चन को केवल इस वीडियो में बताऊंगा जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। और इससे पहले वाले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये 4 से 5 बार ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल, तो फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, आज के इस वीडियो में सबसे पहला ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए, फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि फिनाल का सूत्र क्या होता है और पिक्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। जब इन दोनों का सूत्र पता होगा तभी तो आप सोच पाएंगे ना कि कैसे फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। देखिए, फिनाल का तो अभी हम बता दे रहे हैं, जो पिक्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो जस्ट फिनाल के जैसे होता है। मतलब फिनाल का सूत्र जो होता है, फिनाल ऐसे ही तो होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट कमजोर हैं वो तो आज के इस वीडियो में बने रहें, उनको थोड़ा सा जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ गया तो ये है फिनाल। अब फिनॉल के जैसा ही पिक्रिक अम्ल होता है। पिक्रिक अम्ल में भी जैसे फिनॉल होता है इस प्रकार पहले हम बेंजीन बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे OH हमने जोड़ दिया तो ये तो फिनाल हो गया। अब इसके ये जो तीन है, इन तीनों जो सिरे हैं इन पर हम क्या कर लेते हैं NH2। ठीक है, फिर से NO2 न होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 को हम जोड़ देते हैं। तो अब ये जो बना यही है हमारा पिक्रिक अम्ल। तो अब हमें सबसे पहले समझ में आ गया कि फिनॉल का सूत्र ये होता है और पिक्रिक अम्ल का सूत्र ये होता है। तो अब हमें सोचना है कि कैसे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से आप समझेंगे। देखिए, अब हम क्रिया कराएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं, हम क्या ले लेंगे, ये फिनॉल हम ले लेंगे। अब फिनॉल को हम क्या कराएंगे, हम कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया HNO3 से। तो जब फिनॉल का नाइट्रिक अम्ल से हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। परंतु कैसे, तो याद रखेंगे नाइट्रिक जो अम्ल है इसको हम 3 मात्रा में लेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, आपने 3 मात्रा में क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि NO2 है, यहाँ पे NO2 तो 1 2 3 यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे NO3 है ना। ध्यान से आप थोड़ा सा समझ जाइए, बेसिक भी हम बता दे रहे हैं। जैसे NH3 है, अभी आप समझिएगा HNO3 है। ठीक है, फिर से HNO3 और फिर से HNO3। ठीक है, देखिए हमने 3 HNO3 लिया था तो 3 HNO3 ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पे प्रैक्टिकली अब मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 हमने ले लिया। हम इतना बात जानते हैं कि जो बेंजीन है इसके ऊपर OH है, तो यहाँ पे भी बेंजीन के ऊपर OH है। अब केवल हमें 1 2 3 यही तीनों हमें चाहिए। तो हमने HNO3 से इसीलिए क्रिया कराया क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे NO3 है, यहाँ पर भी NO3 है। तो यहाँ से सिंपल में क्या निकल जाएगा, NO2। ठीक है, यहाँ से भी NO2 निकल जाएगा और यहाँ पर भी NO2 निकल जाएगा। तो जब NO2 तीनों में से निकल रहा है तो तब जाकर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे केवल हमें बचा, यहाँ पे शुरुआत में जो हाइड्रोजन है, यही तो हाइड्रोजन तीनों बच गए। और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑक्सीजन निकले हुए थे, 1 ऑक्सीजन यहाँ का बचा हुआ है, फिर से यहाँ का 1 ऑक्सीजन, फिर से यहाँ का ऑक्सीजन, यही तो बचे हुए हैं ना। ठीक है, तो देखिए ये जो तीनों हैं ये तीनों यहाँ पे जुड़ गए हैं। उसके बाद ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचे हुए हैं। बट हम एक और बात जानते हैं कि जो बेंजीन होता है तो इसका देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 जगहों पर हाइड्रोजन होता है। तो 3 जगहों पर NO2 जुड़ा है। तो इस तीनों जगह का हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर इन तीनों जगह का जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलकर इससे ज्वाइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो H हो गए। ठीक है, तो H2O, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3H2O।
मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, तो 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन हो गया, और ये आपका बन गया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कैसे हम बनाए हैं, बेसिक से हमने बात किया है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है, फिनॉल है, नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये फिनॉल है। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और ये क्या है आपका, ये है पिक्रिक अम्ल, ठीक है, पिक्रिक अम्ल। और ये तो आप जानते हैं H2O क्या है, मतलब जल है। तो देखिए हमने पूरा बेसिक से बात किया है कि जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। जितना हो सकता है मैं उतना सिंपल में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, भले ही थोड़ा सा ये है कि समय हम भले ही लगता है, बट आप समझ जाएंगे। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे, जो है बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि, मतलब बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा। अभी जस्ट हमने देखा था, क्या अभी हमने देखा था, यहाँ पे मैं दिखा दूं, तो मैंने बताया था कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे। और कभी कभी फिनॉल ना देकर कह देगा बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए। तो ध्यान से अभी आप समझेंगे, थोड़ा सा बस बेसिक में बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि बेंजीन हमें बनाना। तो ये हम बेंजीन बना ले रहे हैं, बेंजीन ऐसे ही तो होता है इसकी संरचना, तो बेंजीन का हमने ये बना दिया। उसके बाद हम बेंजीन का क्या कराएंगे, हम Cl मतलब क्लोरीन उत्प्रेरक के उपस्थिति में, या फेरस हम उत्प्रेरक ले लेंगे, इसकी उपस्थिति में हम क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। तो जब बेंजीन का क्लोरीन के उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। Cl क्रिया करा के ऊपर आ जाता है तो क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या है, बेंजीन है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो क्लोरोबेंजीन है इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में और 300 केल्विन ताप पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, मतलब 300 केल्विन नहीं, सॉरी 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो जैसे हम गर्म करेंगे ना, तो यहाँ से ध्यान से आप समझेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए यहाँ से जो OH है ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर OH जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो Cl है, इधर बचा Na, तो NaCl बन जाएगा, तो ये NaCl बनकर ये बाहर निकल गया। तो अब ये जो बना, ये क्या है आपका, यही है फिनॉल, समझ में आ रहा है, यही है फिनॉल। अभी हमने, अब फिनॉल आ गया, तो अब सिंपल में अब हम फिर से क्या लेंगे, फिनॉल को लेंगे। देखिए इतना भी इजी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे, ये सभी आपके लिए हार्ड ही होंगे। तो फिनॉल को लेंगे, फिनॉल का मतलब सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर OH। अब फिनॉल को अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम फिनॉल को सिंपल में क्या करेंगे, 3HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। अभी हमने बताया कि जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। ये OH हो गया, और इसके तीनों जो क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, NO2 फिर से NO2 फिर से यहाँ पर भी NO2। अब ये जो बना आपका, यही तो है पिक्रिक अम्ल, समझ रहे हैं ना। यहाँ से जब मतलब फिनॉल से क्या किया हमने, नाइट्रिक अम्ल के साथ, ये नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ हमने क्रिया कराया है फिनॉल का, तो ये हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो गया है, यह है फिनॉल। आशा करते हैं इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने जस्ट समझाया है। वहीं पर अभी हमने बताया ना आपको कि जब फिनॉल का क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। आते हैं, तीसरा हमारा प्रश्न है कि मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, ठीक है। तो जो क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है, इससे एसिटिक अम्ल कैसे बनेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि CH3COOH ये होता है मेथिल, क्या होता है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, मतलब यही हमें प्राप्त करना है। तो ये मेथिल एल्कोहल का आपको तो सूत्र पता होगा ना,
कि CH3OH, ठीक है, मेथ एथ प्रोप ऐसे ही ना होता है, तो मेथ के लिए CH3OH हो गया तो मेथिल एल्कोहल हो गया। तो अब हमें ये प्राप्त करना है। तो देखिए सिंपल है में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेथिल एल्कोहल को हम PCl3 से हम क्रिया कराएंगे, या PCl5 से भी आप करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर PCl3 से हम जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, CH3Cl, ये हमें प्राप्त होता है, और उसके बाद KCN हमें प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया? देखिए क्या हुआ सिंपल वे में, यहाँ से CH3 निकला है, ठीक है, और यहाँ से एक Cl निकला है, तो वही CH3Cl हो गया है। अब वहाँ पर फिर से क्या बचा है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से फिर से जो क्या है, 2 Cl बचा हुआ है और ये H2 बचा हुआ है, तो ये उत्पाद हैं, तो उसको अभी हमें ध्यान नहीं देना है। मतलब मेन हमें प्रोडक्ट को पता करना है कि जो CH3 है उसको हम उस CH3 से मतलब मेथिल एल्कोहल को हम क्या करते हैं, जो PCl3 से हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेथिल क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, फिर से मेथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ हम क्रिया कराएंगे। समझ रहे हैं? मतलब सबसे पहला हमने यही किया कि इसका हमने क्रिया कराया PCl5 के साथ, तो हमें क्या मिला, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अब मेथिल क्लोराइड को फिर से पोटेशियम साइनाइड से हम क्रिया कराएंगे। चलिए हम नीचे ही करा दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। सबसे पहला आपको जो क्या हो, मेथिल एल्कोहल को PCl3 से हमें क्रिया कराना है, तो हमें ये प्राप्त होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से ये CH3 को लेंगे, मतलब जो मेथिल क्लोराइड है इसको हम क्रिया कराएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, ठीक है। KCN के साथ हम क्रिया कराते हैं, तो अब हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3, अब फिर से CN हमें प्राप्त होता है। मतलब यहाँ से CH3, यहाँ से CN, तो CH3 और CN ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से K और Cl निकल कर KCl बनाएंगे, ठीक है, बट KCl नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो जो मेन हमारा प्रोडक्ट है उसको हम लिख देंगे। आप चाहें तो पोटेशियम क्लोराइड ये KCl लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या प्राप्त हो गया, CH3CN हमें प्राप्त हो गया है, मतलब मेथिल साइनाइड हमें प्राप्त हो गया है। तो अब फिर से हम मेथिल साइनाइड को देखिए, ये तीन तरीके से मतलब होगा, 3 चरण में। तो फिर से हम मेथिल साइनाइड को मतलब CH3CN को हम लेते हैं मेथिल साइनाइड को, और इसको हम जल की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, और जल हम 2 मात्रा में लेंगे, ठीक है। तो जब CH3CN को जल की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो CH3COOH प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ हमें NH3 भी मतलब अमोनिया भी प्राप्त होता है। तो अब ये जो हमें प्राप्त हुआ यही तो है आपका एसिटिक अम्ल। परंतु आप सोच रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो ध्यान से समझेंगे हमने 2 मात्रा में जो क्या होता है जल को क्यों लिया। तो देखिए यहाँ पे हमें पता था कि CH3 है, ठीक है, तो CH3 यहाँ पे है। उसके बाद हमें C चाहिए था, तो दिख रहे हैं CH3C है हमारे पास। उसके बाद हमें चाहिए था डबल O, मतलब 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर हम एक मतलब केवल H2O से क्रिया कराते तो हमें केवल 1 ही ऑक्सीजन मिलता, और 2 से हमने करा दिया 2 H2O लिया तो 2 ऑक्सीजन हमें मिल गया, तो वही 2 ऑक्सीजन मिल गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन यहाँ पे चला आया, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बचा 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक है क्या है N, तो N और 3 मतलब 3 हाइड्रोजन है, तो NH3 बन गया है। समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपका बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ना, ये सभी VVI हैं, ठीक है। अब मैं पूरा बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, भले ही थोड़ा सा समय लग रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आते हैं चौथे पर। देखिए ये हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन बनाना, मतलब एथिल एल्कोहल से मतलब एथिल एमीन कैसे हमें बनता है, ठीक है। एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन हमें बनाना है। तो सिंपल वे में हमें पता होना चाहिए कि एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो एथिल एल्कोहल का C2H5
OH होता है, ठीक है। तो ये हो गया एथिल एल्कोहल, हमें एथिल एमीन बनाना है तो हम सिंपल में क्या करेंगे, NH2 से हम क्रिया, मतलब NH2 नहीं सॉरी NH3 से हम क्रिया कराएंगे, अमोनिया से क्रिया कराएंगे। तो जब हम एथिल एल्कोहल का अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है C2H5NH2 प्राप्त होता है, और उसके बाद जो बाहरी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, जल बनता है। अब आप कहेंगे कि देखिए ये जो आपका मिला ना, यही है एथिल एमीन, ठीक है, यही है एथिल एमीन। आप कहेंगे सर ये कैसे अभिक्रिया हो गया, वो भी हम आपको समझाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला तो एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल का ये सूत्र है, ठीक है। उसके बाद हमने अमोनिया से क्रिया कराया है, ये है अमोनिया, ये है अमोनिया। तो जब हमने अमोनिया से कराया तो देखिए C2H5 है, तो यहाँ पे भी C2H5 है, ठीक है। उसके बाद हमें पता था कि एथिल एमीन का जो सूत्र होता है C2H5NH2 होता है, यहाँ पर NH3 था, तो यहाँ से हमने जो नाइट्रोजन को वहीं रख दिया, फिर से यहाँ से हमने 3 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के यहाँ पर रख दिया, तो केवल यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन ये OH के साथ जुड़ गया, तो H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन और O जुड़ गया तो H2O बन गया। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये अभिक्रिया होगा है। तो अब एथिल एल्कोहल से क्या हमें बन गया, एथिल एमीन हमने बना दिया, ठीक है। आते हैं अगले हमारे प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है जो 5वां आपको दिखाई दे रहा होगा कि फिनॉल से एनिलीन बनाना। अब फिनॉल से एनिलीन हम कैसे बनाते हैं ये आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अभी तक आपको याद हो गया कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं रेड से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए फिनॉल का यही तो सूत्र होता है ना, बेंजीन वाले के ऊपर क्या होता है OH, तो ये फिनॉल हो गया। अब देखिए फिनॉल से एनिलीन हमें बनाना है, तो एनिलीन का आपको सूत्र पता है, देखिए यही नहीं पता होता है तो दिक्कत हो जाता है। देखिए एनिलीन जस्ट ऐसे ही होता है जैसे एक बेंजीन हम बनाएंगे और उसके ऊपर NH2, यही है आपका क्या है, एनिलीन है। तो अब हमें पता है कि देखिए बेंजीन यहाँ पे है और यहाँ पे भी बेंजीन चाहिए, केवल हमें NH2 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अमोनिया से फिर से हम क्रिया कराएंगे, मतलब NH3 से हम क्रिया कराएंगे, ये क्या है अमोनिया। ये सभी आपको टारगेट लेके चलना होगा कि देखिए हमें क्या किससे क्या बनाना है, ये आपको पता है तो बीच का थोड़ा बहुत आप समझ के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से जो NH3 है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 मात्रा में है, तो यहाँ पे NH2 जाकर यहाँ पर प्रहार किया, ठीक है। यहाँ पे NH2 जो है वो यहाँ पे जाकर प्रहार किया और ये OH को हटा दिया और अपना क्या है स्थान ग्रहण कर लिया, तो NH2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे केवल क्या बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे बच गया, यहाँ पे OH है, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मतलब H2O बन गया। तो ये जो है यही तो है एनिलीन, यही तो है एनिलीन और ये जल है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सभी क्या है, ठीक है। छठा हमारा अभिक्रिया है जो है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड बनाना, मतलब बेंजोइक अम्ल से हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो सबसे पहले तो बेंजोइक अम्ल का भी आपको सूत्र पता होना चाहिए और बेंजल्डिहाइड का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ, इसका सबसे पहले जो टारगेट हमें प्राप्त करना है इसका आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बेंजल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो बेंजीन के ऊपर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO, ठीक है। तो ये जो आपका बन गया यही है बेंजल्डिहाइड। तो अब आपका ये टारगेट हो गया कि ये हमें बनाना है, ये हमें प्राप्त करना है। अब आते हैं बेंजोइक अम्ल। तो अब हमें सिंपल में बेंजोइक अम्ल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, सूत्र आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका जो क्या होता है बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है, मतलब फिनॉल के ऊपर क्या होता है COOH होता है, बेंजोइक अम्ल है। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा टारगेट है कि केवल इसके जगह पर हमें CHO हमें लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका मतलब इसके हम SOCl2 के उत्प्रेरक के उपस्थिति में हम इसका क्रिया कराएंगे। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो अब हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया फिनॉल, ये मतलब
बेंजीन हमें प्राप्त होगा और यहाँ से COCl प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे ये प्राप्त हो गया, ठीक है, नहीं समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैं इस कलर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ये बेंजोइक अम्ल है। अब यहाँ पर हम SOCl2 से हमने क्रिया कराया है, तो ये जो Cl है ना, यहाँ पे 2 Cl है, तो एक Cl गया और इसके साथ ये OH को, ये जो OH है इसको प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया, तो यहाँ पर COCl जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एक Cl है, ठीक है, और यहाँ पे SO है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे एक O है, यहाँ पे भी एक O है, तो यहाँ पे SO2 पहले बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर SO2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो ये सबसे पहले बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक Cl है, तो मतलब यहाँ पर HCl, तो ये दोनों बाहर निकल जाते हैं और हमें ये प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं सिंपल वे में फिर से, कि इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब हाइड्रोजन को 2 मात्रा में ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम क्रिया कराएंगे तब हमें वही प्राप्त होगा, ठीक है, जो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, क्या हमें प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड मतलब CHO प्राप्त होता है और एक बाहर निकल जाएगा HCl। आप कहेंगे कैसे सर, कैसे ये प्राप्त हुआ? तो देखिए सबसे पहली बात कि ये हमें था, अब 2 हाइड्रोजन हमने ले लिया, तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन गया और यहाँ पर इस पे चला गया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, देख रहे हैं CO तो पहले से था। ठीक है, यहाँ पे जाकर जो क्लोरीन है इसको प्रतिस्थापित कर दिया है और इसके स्थान पे जुड़ गया है, तो CHO हो गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन बचा यहाँ पे और ये Cl, ये मिलकर HCl बना दिए हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये है बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड, इसको नाम याद रखेंगे। और ये क्या है, ये बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, ये क्या है, बेंजोइक अम्ल। आशा करते हैं आपको बेसिक से समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां हमारा प्रश्न है कि बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल, समझ रहे हैं, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले अब हम इसको क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट अभी हमने पढ़ा था कि बेंजोइक अम्ल से हमने बेंजल्डिहाइड पढ़ा था। अब हमें करना है कि बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त करना है। तो अब बेंजल्डिहाइड का तो सूत्र आपको पता होगा, अभी तो हमने देखा था ना कि बेंजोइक के साथ CHO जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे। तो जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं, वेरी सिंपल है। ये क्या हो गया, ये, और उसके बाद ये गया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो COOH। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गए, फिर से हाइड्रोजन और कार्बन थे ही, तो हाइड्रोजन कार्बन जुड़ गए। ठीक है, तो ये जो आपका प्राप्त हुआ यही तो है बेंजोइक अम्ल, यही तो है। और ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजोइक है। तो यही है आपका जो रिएक्शन है, बहुत ही आसान है, बट आपको याद करना होगा, नहीं तो इसी प्रकार छोड़ देंगे तो आपका 5 नंबर तो गया। तो VBI है, सबको तैयार करना है। आते हैं अगला हमारा प्रश्न। ये हमारा अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है, एसीटोन हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर से एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला देखेंगे, पहले एसीटोन का हम देख लेते हैं। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3, ठीक है, C+O। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला है एसीटोन का। ठीक है, तो अब हमें ये टारगेट है कि ये हमें बनाना है, टारगेट आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं कि एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का तो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, CH3COOH, यही तो है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए यहाँ पे अब हमारा सोच है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, 2 CH3 है, यहाँ पे एक ही CH3 है, तो हम क्या कर लेंगे, 2 हम क्या लेंगे, CH3 को लेंगे, मतलब 2 हम एसिटिक अम्ल को लेते हैं।
तो CH3COOH, तो दो हमने एसिटिक अम्ल को ले लिया। अब दो एसिटिक अम्ल को हम क्या कराएंगे, हम यहाँ पे क्रिया कराएंगे कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड से हम क्रिया कराएंगे तो अब हमें क्या प्राप्त होगा, आप ध्यान से समझेंगे। इसको आपको टारगेट, मतलब इसको आपको, ये वाला है, इसको आपको ऊपर याद रखना है। देखिए अब हमें सिंपल में ये क्या होगा कि यहाँ से देखिए CH3 मतलब CH3COO, यहाँ से भी CH3COO, तो ये सबसे पहले निकलेगा CH3COO, फिर से CH3COO, ये निकल गया। और यहाँ से निकलेगा कैल्शियम, ठीक है। तो ये कैल्शियम इसके साथ जुड़ जाएगा CA के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर केवल बचा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर है एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। तो देखिए एक दो हाइड्रोजन और दो यहाँ पे है, तो चार हाइड्रोजन हो गया। तो चार हाइड्रोजन के लिए H2O, यहाँ पे दो का हम गुणा करा देंगे, तो देखिए चार हाइड्रोजन हो गया, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, दो ऑक्सीजन भी हो गया, दो, समझ रहे हैं ना। तो ये सिंपल है, ठीक है, इतना गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए आगे क्रिया अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये हो गया। अब हमें अभी लक्ष्य है इसको प्राप्त करना, ठीक है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से अब हम इसको उठाएंगे, ठीक है, जो CH3 है COO है, ठीक है, फिर से CH3COO है, और ये कैल्शियम है जो जुड़ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो अब हमें क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले CH3 ये जो है ये दोनों निकलता है, तो CH3 निकल गया, फिर से CH3 निकल गया, ये दो निकल जाते हैं। यहाँ से जो कार्बन है, तो ये कार्बन हमें क्या होता है, ये कार्बन एक निकल गया, यहाँ से एक, ध्यान से आप समझेंगे, CH3 और यहाँ से ये कार्बन, एक कार्बन भी हमने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, एक हमने यहाँ से ऑक्सीजन भी ले लिया है, मतलब यहाँ से ऊपर वाले से CH3 लिया है और नीचे वाले में CH3CO को हमने लिया है, तो वही हो गया CH3CH मतलब CH3CO, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या बचा, यहाँ पे केवल, अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका बचा क्या, कैल्शियम बचा, ठीक है, फिर से यहाँ पर दो ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर कैल्शियम बचा, तो कैल्शियम हमने लिख दिया। फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं तो COO ये आपका बचा हुआ है, और एक यहाँ पे ऑक्सीजन, तो मतलब C बचा हुआ है और O, और कितना ऑक्सीजन, 3 बचा हुआ है, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो CaCO3 हमें प्राप्त हो गया। तो यही तो हमें प्राप्त करना था ना, यही तो हमारा मेन लक्ष्य था, क्या हमें प्राप्त करना, एसीटोन। एसीटोन का सूत्र हमने यही तो बताया था। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। 9th हमारा क्वेश्चन है कि एथिल ब्रोमाइड से डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, मतलब एथिल ब्रोमाइड से हम कैसे प्राप्त करेंगे डाई एथिल ईथर, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो एथिल ब्रोमाइड हम लिखेंगे, तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र आपको पता होगा, C2H5Br होता है, तो ये एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब एथिल ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे, सोडियम एथॉक्साइड के साथ हम क्रिया कराएंगे, मतलब C2H5O के साथ, ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, तो देखिए जब हमने एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो देखिए यहाँ से C2H5 निकलता है और यहाँ से भी C2H5 निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर C2H5 और यहाँ से देखिए एक ये ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन भी निकल जाता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ठीक है, मतलब C2H5O हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर से ये C2H5 है तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पर Br है, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ सोडियम, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे बचा। तो अब देखिए ये जो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे, ये जो हमारा, यही तो है आपका एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, यही तो है, देख रहे हैं ना, दो यहाँ पे क्या है, एक मतलब ईथर मतलब C2H5O C2H5। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, समझ गए। तो एथिल ब्रोमाइड से डाई एथिल ईथर तो प्राप्त हो गया। आते हैं अगले प्रश्न पे।
10वां हमारा अंतिम प्रश्न है कि फिनॉल से बेंजीन। तो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम फिनॉल को लिख लेंगे, तो फिनॉल यही तो है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH। तो सबसे पहले हमने फिनॉल ले लिया। अब फिनॉल को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। परंतु किसके उत्प्रेरक के उपस्थिति में? जिंक उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलता है सबसे पहले तो ये बेंजीन हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें बेंजीन प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे Zn है, यहाँ पे O है, तो ZnO प्राप्त हो गया। तो ये हमारा यही तो है बेंजीन, ये बेंजीन है और ये क्या है? फिनॉल है। तो देख रहे हैं फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त हुआ। बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा सा सोच रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ गया? तो देखिए जो ये बेंजीन होता है ना, तो इसके इस ये जो आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, इन 6 पर क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, तो वही हाइड्रोजन वहाँ पे है। तो आशा करते हैं कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बना समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो हमने 10 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो बताए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए बहुत ही मेहनत लगा है तब जाकर ये सभी अभिक्रियाएं आपको बताया गया है। आपको पता है बहुत ज़्यादा आज गर्मी है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जा रहे थे कभी कभी, तो बहुत गर्मी है, ठीक है। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और इन सभी का PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सिंपल में सर्च कीजिए ब्रदर सर, ठीक है, इतना आपको सर्च करेंगे तो वीडियो हमारा मतलब सभी का PDF मिलेगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।